अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्गी जो अपरेटस है, गोल्गी अपरेटस के डिफरेंट नेम्स हैं। इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी और गोल्गी अपरेटस भी। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले जिसको इसको डिस्कवरी उसकी नेम पे इसको ऑर्गेनली को नेम दिया गया तो वो थे हमारे पास कैमिलो गोल्गी। ठीक है, वो साइंटिस्ट थे, इन्हीं की नेम पे इस ऑर्गेनली को नेम दिया। इन 1898 में इन्होंने डिस्कवर की ये ऑर्गेनली। और अगर सेकेंड इसका क्या है, हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे पास सैक्स ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये जो डिफरेंट मैं ड्रॉ कर रही हूँ इन सबको क्या बोलते हैं, हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये जो सिस्टर्नी है, ये जो गोल्गी कम्प्लेक्स है हमारे पास, ये इसका अगर हम फेस की बात करें तो जिसका जो पहला फेस होता है इसको हम सिस फेस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई जो प्रोटीन्स आ रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है जो कहाँ से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये प्रोटीन इधर आएगी, यहाँ से ये प्रोटीन क्या होगा, इन सिस्टर्नीज के साथ फ्यूज होगी और फिर ये सिस्टर्नी बनाते जाएंगे। इस तरह से एक नेटवर्क है। जो सिस फेस है इसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। यहाँ पे आके जो प्रोटीन है वो लगती है डिफरेंट, ट्रेवल करती है इन सिस्टर्नी में और एंड पे फिर यहाँ से क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, वो वाली प्रोटीन। और ये जो लास्ट वाला फेज है इसका, जहाँ से वो होती है ट्रांसपोर्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज। ठीक है, ये था स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी अपरेटस। ठीक है, किस तरह से ये सैक्स बनते हैं सिस्टर्नी और जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि ये फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये तो इसका स्ट्रक्चर था। इसके बाद अगर हम फंक्शन देखें तो पहला इसमें क्या है कि जो प्रोटीन की सिक्रीशंस हो रही है। ठीक है, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ रफ में बन रही होती है और फिर स्मूथ के थ्रू कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, गोल्गी कम्प्लेक्स में। यहाँ पे उसने क्या होना है, आके उस प्रोटीन ने मॉडिफाई होना और पैकेज होना और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाना है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह से प्रोटीन होती है, यहाँ पे आप ये क्या है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से एक प्रोटीन आई। ठीक है, वो वेजिकल की फॉर्म में आई। अब इस सिस्टर्नी के साथ क्या करेगी, ये फ्यूज होगी और ये प्रोटीन यहाँ से पूरी तरह से मॉडिफाई होके एंड पे एक वेजिकल जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेजिकल बोलते हैं, वहाँ से ये वाली प्रोटीन क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, सर अगर हम देखें तो ये जो प्रोटीन है पूरी, अगर हम इसके ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो वो प्रोटीन एक तो उसने ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका फंक्शन है। दूसरा उसने प्रोटीन को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। यहाँ पे प्रोटीन मॉडिफाई भी हुई है, ट्रांसपोर्ट भी हुई है और दूसरी एंड पे क्या किया, उसको पूरा पैक करके दिया है। तो गोल्गी अपरेटस की अगर हम ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ये गोल्गी अपरेटस किस में फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन। इसका एक फंक्शन है कि सेल सिक्रीशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होती है कि ये प्रोटीन्स को क्या कर रहा है, सिक्रीट करता है। और अगर हम इसका एक और फंक्शन देखें तो इसके एक और फंक्शन है हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाने का। ठीक है, जो बहुत सारे जो हमारे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगर हम गोल्गी के देखें तो जब भी साइटोकाइनेसिस होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है बहुत सारे वेजिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इन वेजिकल्स में क्या होता है कि सेल वॉल बनाने का मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जब भी सेल डिवीजन होगी और सेल वॉल बननी होगी तो ये वेजिकल्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और इनके अंदर जो मटेरियल है उसकी मदद से क्या होता है, सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक, मैंने आपको इसका क्या बताया था कि जो डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में भी ये होता है। और दूसरा क्या है, हमारी सेल वॉल सिंथेसिस में। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस करने के साथ साथ इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है कि जो डिफरेंट हम और ऑर्गेनेलीज हैं, जिस तरह हम लाइजोसोम, पेरोक्सोम और ग्लाइकोसोम की बात करते हैं, उनकी फॉर्मेशन भी किससे होती है, इसी गोल्गी अपरेटस से होती है। तो इसकी हमने 4 डिफरेंट फंक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, ऑर्गेनेली फॉर्मेशन में जिस तरह हमने लाइजोसोम वगैरह देखा, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, सेल वॉल सिंथेसिस, और पहला जो हमने पढ़ा था वो क्या है, सेल सिक्रीशन। तो ये तो इसके मेन जो फंक्शन है इस ऑर्गेनेली का
कि किस तरह से ये ऑर्गेनली प्रोटीन सेल सिक्रीशंस में इन्वॉल्व होती है और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है, लेकिन मॉडिफाई करके और पैकेज करके कि फिर वो आपके प्रोटीन जहाँ पे भी ट्रांसफर हो एनवायरनमेंट में, जहाँ ये किसी सेल में उसने जाना है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। जो हम ऑर्गेनली डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है सेंटर में, और एनिमल सेल्स में हम देखते हैं तो एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका नंबर क्या होता है, कम होता है, या उनका जो साइज है वो कम होता है। अगर हम ओवरऑल वैक्यूल का देखें तो जो सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है इस वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, सेंटर वैक्यूल, और इसका जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है। और वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप। ठीक है, जो फ्लूइड जो सोल्यूशन प्रेजेंट है, और जो वैक्यूल है जो हमारे साइटोप्लाज्म से उसको अलग कर रही है जो लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और जो वैक्यूल्स हैं अगर हमने डिस्कस करना है कि ये प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स में किस तरह से डिफरेंट है। पहले हम प्लांट वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो प्लांट वैक्यूल ज़्यादातर हमारे सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और उनका साइज क्या होता है, ज़्यादा, और इनके अंदर ज़्यादा जो वाटर की जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, हमारे पास 80 to 90%। और इस जो हमारे पास सेल सैप है इसमें वाटर के अलावा और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये अगर हम प्लांट सेल को अगर हम देख रहे हैं तो ये प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिजिटली प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी जो सेल की जो शेप है उसको मेंटेन कर रहा होता है। तो जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट में, जिस तरह हम लीव्स की बात कर लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वैक्यूल जब वाटर अपने अंदर इनटेक करते हैं तो फिर अब उस वहाँ के लीव्स जो होंगे, जो सॉफ्ट पार्ट्स होंगे, वहाँ पे वो अपने उस वैक्यूल की वजह से क्या करेंगे, अपनी जो शेप है वो मेंटेन करेंगे और उनको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी मिल रही होगी। उसके बाद अगर हम फंगल सेल्स की बात करें तो फंगल सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ का जो नंबर होता है वो एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है और एक से ज़्यादा भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनका जो साइज होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स में जो वैक्यूल प्रेजेंट है उससे कम होता है। अगर हम फंगस सेल्स में वैक्यूल का फंक्शन देखें तो 3 तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। ये अमीनो एसिड्स को स्टोर भी कर रहा होता है, उसमें रेगुलेशन में हेल्प कर रहा होता है, और होम्योस्टेसिस ऑफ सेल पीएच को मेंटेन कर रहा होता है। तो अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं वो उनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पे एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स है वो 2 तरह के फंक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, एक्सोसाइटोसिस और इंटोसाइटोसिस में। ठीक है, यहाँ पे ये जो फूड पार्टिकल्स हैं, लिपिड्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, उनके लिए उनकी जो एक्सपोर्टेशन है आउट ऑफ द सेल उसमें हेल्प करते हैं, लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं होते, बल्कि एक्ट कर रहे थे एज ए फूड कंटेनर फॉर द लिपिड्स एंड प्रोटीन। वहाँ पे ये फूड वैक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फिर वो एक और हमारे पास ऑर्गेनली है लाइसोसोम, जिसकी वजह से वो जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर जो भी प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं उनकी डाइजेशन होती है। तो ये थे हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एनिमल, प्लांट और जो फंजल सेल्स हैं उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपना फंक्शन किस तरह से डिफरेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम सेंट्रोल की बात करते हैं, जो सेंट्रोल्स अगर हम देखें तो सेंट्रोल सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स में नहीं होते। और ये जो सेंट्रोल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स होते हैं हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ठीक है, और उन 9 ट्रिपलेट्स में जो एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास उसके अंदर भी 3 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कोई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। और ये सेंट्रियोल्स हैं ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब भी आपको पता होगा कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी सेल डिवाइड करना होता है तो क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, सेंट्रोसोम में। ठीक है, ये सेंट्रियोल में हमारे पास पेयर ऑफ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। और जब सेल डिवीजन आती है तो ये डिवाइड कर जाते हैं या डुप्लीकेट कर जाते हैं और ऑपोजिट सेल पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे। वहाँ पे फिर ये क्या करते हैं, इन सेंट्रियोल से हमारे पास क्या रिलीज होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, उन स्पिंडल फाइबर से क्या होता है कि वहाँ पे वो अटैच होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स के साथ, और वो क्रोमोसोम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द 2 सेल, जब एक सेल ने 2 सेल में डिवाइड करना है और वहाँ पे जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वली जो करता है मेंटेन, वो क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है। ठीक है, जो कहाँ से रिलीज होते हैं, सेंट्रोसोम से। और सेंट्रोसोम में जो उनको कर होता है मेन स्ट्रक्चर वो क्या है हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो किसके हैं, सेंट्रियोल के। इस तरह से जो सेंट्रियोल्स है उनका रोल होता है सेल डिवीजन में भी, और अपना रोल प्ले करते हैं मोटिलिटी भी और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। और ये एक और फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये ओवरऑल जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज के लेक्चर, जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को डिस्कस करते हुए हमने 4 डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को देखा। गोल्गी अपरेटस,
वैक्यूल्स और हमने सेंट्रियोल्स को देखा। बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।